नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। पश्चिम बंगाल में हिंसा को देखते हुए चुनाव आयोग का सख्त कदम। कल रात 10 बजे से चुनाव प्रचार पर रोक। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत लिया फैसला। बंगाल के प्रधान गृह सचिव और एडीजी सीआईडी राजीव कुमार हटाए गए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कोलकाता में हिंसा के लिए टीएमसी को ठहराया जिम्मेदार। कहा, सहानुभूति के लिए टीएमसी ने तोड़ी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा। चुनाव आयोग से दखल की मांग। जंतर मंतर पर बीजेपी का मौन प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर राज्यसभा की सभापति एम वेंकैया नायडू से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। राज्यसभा सदस्यों के अधिकारों की सुरक्षा की मांग। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, कोलकाता में अमित शाह पर जानलेवा हमला। पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा को लेकर गरमाई राजनीति। टीएमसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर बंगाल में हिंसा करने का लगाया आरोप। ममता बनर्जी ने किया कोलकाता में मार्च। वाम दलों ने की घटना की निष्पक्ष जांच की मांग। कांग्रेस ने हिंसा को ठहराया गलत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार के पालीगंज और पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली। बशीरहाट में पीएम ने ममता सरकार पर बोला हमला। कहा, दीदी के गुंडे गोलियां और बम लेकर विनाश करने पर उतरे। अपने ही सपूतों पर सवाल उठाने वाली दीदी को सबक सिखाना जरूरी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की पंजाब के फरीदकोट और लुधियाना में जनसभा। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। और इस वक्त की एक बड़ी और अहम खबर। पश्चिम बंगाल में हिंसा को देखते हुए चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाया। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत कदम उठाते हुए आयोग ने कल रात 10 बजे से चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी है। साथ ही बंगाल के प्रधान गृह सचिव और एडीजी सीआईडी राजीव कुमार का तबादला कर दिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है और बेहद अहम खबर, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ की घटनाएं लगातार सामने आ रही थी। कई बार चुनाव आयोग से मिलकर अलग अलग दलों के प्रतिनिधिमंडलों ने ये मांग की कि इस पर किसी तरीके से रोक लगाई जाए, कुछ संज्ञान लिया जाए। और अब ये कदम उठाया है चुनाव आयोग ने। एक सख्त कदम ये है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा को देखते हुए चुनाव आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत कदम उठाया है और आयोग ने कल रात 10 बजे से चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी है। 7वें चरण में 19 मई को राज्य की 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। Keeping in view the recent developments in West Bengal, especially during the last 24 hours, representations received from political parties, report of Deputy Election Commissioner in charge of West Bengal in Commission, and the joint report of a special observers, Sri Ajay Nayak, IAS retired, and Sri Vivek Dubey, IPS retired, and with a view to ensure free, fair, transparent, non-violent, ethical elections during the 7th phase, that is 19/5/2019, Commission hereby directs that no person shall convene, hold, attend, join or address
any public meeting or procession in connection with an election, or display to the public any election matter by means of cinematograph, television, or other similar apparatus, or propagate any election matter to the public by holding or by arranging the holding of any musical concert or any theatrical performance or any other entertainment or amusement with a view to attracting the members of the public thereto in connection with these elections, and no spirituous, fermented or intoxicating liquors or other substances of a like nature shall be sold, given, or distributed at a hotel, eating house, tavern, shop, or any other place, public or private, within polling areas in 9 parliamentary constituencies, namely PC 16 Damdam, PC 17 Barasat, PC 18 Basirhat, PC 19 Jayanagar, PC 20 Mathurapur, PC 21 Diamond Harbour, PC 22 Jadavpur, PC 23 Kolkata Dakshin, and PC 24 Kolkata Uttar from 10 p.m. on 16/5/2019 and till the conclusion of poll on 19/5/2019. This would probably be the first time when ECI has invoked Article 3 to 4 in this manner, but it may not be the last in cases of repetition of lawlessness and violence which vitiate the conduct of polls in a peaceful and orderly manner. Election Commission of India is deeply anguished at the vandalism done to the statue of respected late Sri Ishwar Chandra Bandyopadhyay, who was conferred the title of Vidyasagar by Sanskrit College, Kolkata. Besides his many other achievements as a philosopher, academic educator, writer, and philanthropist, he worked all his life in the cause of widow remarriage, which was unthought and unheard of in the ultra-conservative societies of those days. It is hoped that the vandals are traced by the state administration. Thank you. In addition, the Commission, after having considered the inputs received, has decided to issue the following directions. Shri Rajiv Kumar, IPS, ADG CID, stands relieved and attached to the Ministry of Home Affairs, New Delhi. He shall report at the Ministry of Home Affairs by 10 a.m. on 16th May 2019. Also, Shri Atri Bhattacharya, IAS, Principal Secretary, Home and Hill Affairs, Government of West Bengal, stands relieved from his current charge immediately for having interfered in the process of conducting the elections by directing the Chief Electoral Officer, West Bengal, via his DO letter number 629/HS/PA/19 dated 13th May 2019. The Chief Secretary, West Bengal, shall look after the charge of Home Secretary, West Bengal also. और इस बड़ी और अहम खबर पर बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। अखिलेश, शायद पहली बार ऐसा हुआ है जब चुनाव आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इतना सख्त कदम उठाया है। आपसे इसके बारे में और जानकारी चाहेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था, पश्चिम बंगाल में चुनाव कवरेज के दौरान जो मेरा अनुभव था, वहाँ लोग बराबर ये आरोप लगाते थे कि जो प्रशासन है और जो स्थानीय पुलिस है, वे इन प्रकारेण जो गैर तृणमूल राजनीतिक दलों के लोग हैं या उनके वोटर्स हैं, उनको डराने धमकाने का किसी भी तरीके से प्रयास करते हैं। और यह भी कई लोगों ने आरोप लगाया था कि तृणमूल के नेता यह बताते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद भी
तो राज्य सरकार हमारी ही है, तो इसका खामियाजा वैसे लोगों को भुगतना पड़ सकता है जो तृणमूल के खिलाफ जाते हैं। वोटरों पर बिल्कुल निशाना था। और अपनी रिपोर्ट में, आज की जो अपनी रिपोर्ट है, 13 मई को रिपोर्ट दी थी ऑब्जर्वर्स ने, और आज चुनाव आयोग ने, केंद्रीय चुनाव आयोग ने इसको जारी किया है। उसमें ये बात साफ साफ कही गई है कि तृणमूल के एक बड़े नेता वोटरों को लगातार ये बात कह रहे थे। उन्होंने एक बात ऐसी भी कही, रिकॉर्ड भी की गई। तो इस तरीके से जो चुनाव आयोग ने सामने बात आई है, चुनाव आयोग ने यह कहा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सहयोग नहीं कर रही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रजिस्ट कर रही है फ्री एंड फेयर इलेक्शन में। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल प्लेइंग फील्ड सभी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दे रही है। और चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वोटरों को, सभी राजनीतिक दलों तक एक्सेस को रोक रही है और वोटरों को फ्री एंड फेयर तरीके से सोचने में बाधा डाल रही है। तो ये बहुत ही संगीन आरोप है। ऐसा संगीन आरोप किसी भी राज्य सरकार पर आज तक चुनाव आयोग ने नहीं लगाया है। और जो भी बंगाल गए हैं, पश्चिम बंगाल, उन सब लोगों को ऑफ द रिकॉर्ड ये बातें कही गई हैं वोटरों द्वारा, आम जनता द्वारा, और यहाँ तक कि खुद तृणमूल के जो कार्यकर्ता हैं, कई तृणमूल के कार्यकर्ता भी ये दबे छुपे शब्दों में ये बात कहते हैं कि ऐसी स्थिति है कि यहाँ तक कि तृणमूल के अंदर भी जो सामान्य कार्यकर्ता हैं उनको भी कोई इस तरह की चीज़ों में शामिल नहीं होने दिया जाता जिससे यह लगे कि वे तृणमूल के हितों के अनुरूप नहीं जा सकता है। तो इस तरह की बड़ी समस्या के बीच में जब लोकसभा का चुनाव होने वाला है, आखिरी चरण का चुनाव है, और आखिरी चरण के चुनाव में जब इस तरह की बात सामने आई तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना पड़ा और इसीलिए चुनाव आयोग ने यह बड़ा फैसला लिया है। और कल रात 10 बजे से सभी तरह के चुनाव प्रचार पर, वीडियो प्रेषित करने पर, जो शराबबंदी भी एक तरीके से की गई, सभी तरह पर रोक लगाई गई है। तो मुझे लगता है कि अंतिम चरण में जो राजनीतिक दल अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंकते हैं। और अखिलेश, में एक और सवाल आपसे कि इस कदम के माध्यम से चुनाव आयोग ने एक संदेश भी दे दिया उन लोगों को या उन राजनीतिक दलों को जो ये कहते थे कि चुनाव आयोग जो है वो अपने काम को सही तरीके से नहीं कर रहा या कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है। एक सख्त संदेश दे दिया कि कहीं पर भी अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो एक कड़ा फैसला लिया जा सकता है। निश्चित तौर पे यही सभी राजनीतिक दलों ने दरअसल चुनाव आयोग से ही अपील की थी कि चुनाव आयोग पर हमें भरोसा है कि चुनाव आयोग हमें लेवल प्लेइंग फील्ड देगी ताकि सभी राजनीतिक दलों को फ्री प्रचार करने का मौका दिया जाए, मौका मिले, उनको वोटरों से मिलने दिया जाए, वोटरों को भी अपनी बात कहने का, मीडिया से भी अपनी बात कहने का। लेकिन इस तरह की स्थिति नहीं है वेस्ट बंगाल में और नहीं थी पिछले 6 चरण के चुनाव में। इसलिए लगातार आप देख रहे थे कि हिंसा की घटनाएं मतदान के समय, मतदान के पहले और मतदान के बाद भी हो रही थी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने इस आखिरी चरण में कम से कम आकर इस बात का संज्ञान लिया कि स्थिति सीधा और कड़ा संदेश चुनाव आयोग की तरफ से है। और कोलकाता दीवान हमारी संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनु, ये एक बड़ा फैसला आ गया है, कल रात 10 बजे से चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने एक सख्त कदम उठा लिया है आर्टिकल के अनुच्छेद 324 के अनुसार। किस तरीके के इसके इम्प्लीकेशंस हैं वहां पर, किस तरह की प्रतिक्रिया है और इस वक्त वहां पे क्या माहौल? बिल्कुल प्रीता, चुनाव का ये सबसे बड़ा और सख्त कदम है क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंसा का माहौल बनता जा रहा था, तनावपूर्वक स्थिति बनती जा रही थी, उसको देखते हुए चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है कि कल रात 10 बजे से ही चुनाव प्रचार पर रोक लग जाएगी। ये रोक हालांकि लगनी थी शुक्रवार शाम 5 बजे, लेकिन 24 घंटे पहले ही रोक लगा दी गई है क्योंकि वेस्ट बंगाल की स्थिति जो थी तनावपूर्वक थी। फिलहाल अभी चुनाव आयोग ने फैसला लिया है और हम भी सभी राजनीतिक दलों की पहली प्रतिक्रिया के इंतजार कर, यही सारे प्रतिनिधिमंडल थे, यही सारे टीएमसी बीजेपी थे जो चुनाव आयोग के पास गए थे अपनी अपनी शिकायतें लेकर। और ये एक बार नहीं कई बार जा चुके हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में हर चरण में हिंसा का माहौल जो था वो लगातार बढ़ रहा था। सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं एक एक करके चुनाव आयोग के पास अपनी शिकायतें लेकर गई हैं और चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमृता ये बात साफ कही है कि चाहे ये उन्होंने आर्टिकल 324 पहली बार इस्तेमाल किया हो, लेकिन आखिरी बार नहीं, क्योंकि हमने ये देखा है कि जैसे ही पश्चिम बंगाल चुनाव हुए हैं शुरू से लेकर अंत तक, अभी 7वां चरण है, उसके लिए 19 मई को मतदान होना है, लेकिन हर पोलिंग डे से लेकर पोलिंग डे से एक दिन पहले भी और पोलिंग डे के बाद भी एक तनावपूर्वक स्थिति रही है, यहाँ पे भय का माहौल रहा है। तो चुनाव आयोग ने जिस तरह से यहाँ पे आज संज्ञान लिया, सख्त
है। सभी राजनीतिक पार्टियों को बिल्कुल अनु, एक बड़ा बहुत और सख्त कदम उठाया चुनाव आयोग ने और एक संदेश भी दे दिया उन सभी राजनीतिक दलों को और लोगों को जिन्होंने कभी ना कभी चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए थे। भले ये पहली बार है लेकिन आखिरी बार नहीं। किसी तरह की हिंसा और किसी तरह का अति बर्दाश्त के बाहर है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी बातचीत के लिए। और लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान से पहले पश्चिम बंगाल की सियासत गर्मा गई है। दिल्ली में आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जमकर ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि टीएमसी सिर्फ 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बीजेपी देश के सभी राज्यों में चुनाव लड़ रही है, लेकिन कहीं पर भी हिंसा नहीं हुई। लेकिन बंगाल में हर चरण में हिंसा हुई है। इसका साफ मतलब ये है कि हिंसा टीएमसी कर रही है। 6 चरण समाप्त हो चुके हैं। देश भर में 6 के 6 चरण में कहीं पर हिंसा की कोई घटना नहीं हुई सिवाय बंगाल के। श्रीमती ममता बनर्जी का आरोप है कि हिंसा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं ममता बनर्जी को एक बात बताना चाहता हूं कि आप सिर्फ 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी देश के हर राज्य में चुनाव लड़ रही है और हर राज्य में अलग अलग पार्टियों के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, स्थानीय दलों के खिलाफ हमारा मुकाबला है, मगर कहीं पर भी हिंसा नहीं होती है। और 6 के 6 चरण में बंगाल में हिंसा होती है, इसका मतलब ही होता है कि हिंसा का कारण तृणमूल कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। अमित शाह ने कहा कि जहां ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा रखी है वो जगह कमरों के अंदर है। कॉलेज बंद हो चुका था, सब लॉक हो चुका था, फिर किसने कमरे खोले? ताला भी नहीं टूटा है, फिर चाबी किसके पास थी? कॉलेज में टीएमसी का कब्जा है। कल भारतीय जनता पार्टी का रोड शो था। रोड शो के पहले ही 3 घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो पोस्टर बैनर्स लगाए थे उनको हटाने का कार्यक्रम रखा गया, अधिकृत रूप से रखा गया। पुलिस मुख्य दर्शक बनकर खड़ी रही। वहां पर संघर्ष कर हमारे कार्यकर्ता को उकसाने का प्रयास किया गया। मंगलवार को अमित शाह के कोलकाता में भी रोड शो के दौरान हिंसा हुई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी वर्कर पर हमला किया और आगजनी की। इस दौरान कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल भी हुए। और बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल पश्चिम बंगाल में हिंसा मामले को लेकर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू से मिला और राज्यसभा के सदस्यों के अधिकारों की सुरक्षा की मांग की। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अमित शाह पर जानलेवा हमला हुआ है और ये लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिश है। मुद्दा यह है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जबरदस्त हिंसा हो रही है, कल हमारे अध्यक्ष जी अमित शाह जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उनके रोड शो में जिस तरह से 3 बार हमले किए गए, ये बेहद ही गंभीर है। आज के नियमों में यह है कि अगर किसी सदस्य को गिरफ्तार करेंगे तो उसकी जानकारी सभापति को देनी चाहिए, लेकिन हमारा यही तर्क है कि ये नियम इसलिए आया कि उसके फ्री एक्सप्रेशन पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। और आज कल जो हुआ वो जानलेवा हमला था। एक राज्यसभा सदस्य भी है वो और हमारे पार्टी के अध्यक्ष है, तो उनका आवाज़ दबाने की ये कोशिश है, ये बीजेपी की आवाज़ दबाने की कोशिश टीएमसी द्वारा हुई है। और इसलिए इसके बारे में कोई नया नियम भी हो या कोई भी कार्रवाई होनी चाहिए, जानकारी मांगनी चाहिए, रिपोर्ट लेना चाहिए, यह हमने मांग की है। उपराष्ट्रपति जी ने इस पर आवश्यक तो विचार करके क्या कर सकते हैं वो देखने का आश्वासन दिया है। और इस बीच केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता अरुण जेटली ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान टीएमसी के हमले पर ममता बनर्जी को आड़े हाथ लिया और पूछा कि क्या बंगाल में गैंगस्टर की सरकार है,
उन्होंने पूछा कि क्या बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संभव है। अब सभी की निगाहें चुनाव आयोग पर टिकी हैं। पश्चिम बंगाल सरकार को निरंकुश बताते हुए अरुण जेटली ने लिखा कि एक मुक्त समाज में हास्य, बुद्धि और कटाक्ष जीवित रहते हैं। इनका निरंकुशता से कोई संबंध नहीं है, कोई स्थान नहीं है और तानाशाह लोगों पर हंसते हैं। वो ये पसंद नहीं करते कि लोग उन पर हंसें। बंगाल में आज ऐसा ही है। मंगलवार को पश्चिम बंगाल में अमित शाह के रोड शो के दौरान हुई हिंसा के खिलाफ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बीजेपी नेताओं ने मौन रखकर और काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, हर्षवर्धन, जितेंद्र सिंह और विजय गोयल जैसे नेता शामिल हुए। बीजेपी का कहना था कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हिंसात्मक राजनीति कर रही हैं और ये लोकतंत्र के खिलाफ है। आप किसी को रैली करने के लिए जो है रोक रहे हैं और हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दे रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। अरे ये भारत सारे हिंदुस्तान के लोगों का है। ये भारत जो है कहीं किसी स्टेट में किसी की सरकार बन जाती है, इसका मतलब वो स्टेट जो है उस सरकार की बपौती नहीं हो जाती है। और लोकतंत्र में तो सबको अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का पूर्ण जो है हर तरीके से जो है वो है राइट है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये आप प्रचार नहीं करने देंगे तो ये तो लोकतंत्र के सीधा हिस्सा है। ममता बनर्जी जो हैं वो लगातार हिंसात्मक राजनीति वहाँ कर रही हैं क्योंकि वो मोदी जी की लोकप्रियता से घबरा गई हैं। इसलिए अमित शाह जी की रैली को नहीं होने देना चाहती, रोड शो को नहीं होना देना चाहती, उनमें हिंसा करवाती हैं। उनकी वहाँ पर सरकार है, आप देख लेना तृणमूल पश्चिम बंगाल में बुरी तरह से हारेगी। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में अमित शाह के रोड शो में हुई हिंसा को लेकर बंगाल की सियासत गर्म हो गई है। आज टीएमसी के प्रवक्ता डेरेक ओब्रायन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर बाहर से गुंडे लेकर आने का आरोप लगाया। The president of the BJP does what he does with his goons, hired goons from outside Bengal yesterday. You've not only made us angry, you have not only made us disappointed, you've also made us sad because what has happened yesterday is part of our Bengali ethos. And by Bengali, I don't mean Bengali. My name is O'Brien. You can have any name, but we are Bengali. Ishwar Chandra Vidyasagar. Just a Wikipedia entry will not give you the feel of the man. A social reformer. और इसके बाद तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में हिंसा के मामले को लेकर चुनाव आयोग से भी मिला और घटना से संबंधित तथ्य और वीडियो आयोग को सौंपा। विद्यासागर कॉलेज में और कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो हमला किया उसके बारे में कुछ वीडियो प्रूफ हमने चुनाव आयोग को पास सौंप दिया। जिस वीडियो प्रूफ से पता चलता है कि कैसे हंगामा किया गया और कौन लोग हंगामा किया, ये सारे तथ्य हमने उनको दिया। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंसा के खिलाफ कोलकाता में विरोध मार्च निकाला। पश्चिम बंगाल के बारासात में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार झूठ की सरकार है, दंगा और फसाद करने वालों का समर्थन करती है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब बंगाल की जनता टीएमसी सरकार का सच जान चुकी है। जो झूठ हमेशा झूठी होता है, 100 झूठ बोलने पे वो सत्य नहीं हो जाता है। ममता दीदी, आपकी तानाशाही पूर्ण सरकार, गुंडों को प्रश्रय देने वाली सरकार, दंगों को भड़काने वाली सरकार बहुत दिनों की मेहमान नहीं है। इसकी एक्सपायरी डेट बंगाल की जनता लिखने जा रही है। विद्यासागर कॉलेज
और सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा को रिहा नहीं किए जाने को लेकर बंगाल सरकार पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि जमानत देने के बाद भी प्रियंका शर्मा को तत्काल रिहा क्यों नहीं किया गया। हमारा आदेश साफ था और इसका तुरंत पालन होना चाहिए। अगर उन्हें तत्काल रिहा नहीं किया गया तो इसे अवमानना माना जाएगा और वो अवमानना का नोटिस जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रियंका की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में ऐसा लग रहा है कि प्रियंका शर्मा की गिरफ्तारी मनमाने तरीके से की गई। जानकारी हो कि प्रियंका शर्मा को बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का मीम शेयर करने पर अरेस्ट किया गया था। गिरफ्तारी के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। प्रियंका, अब कोर्ट ने आपसे माफी मांगने को कहा है, क्या आप माफी मांगेंगी? नहीं, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा गया है कि मुझे बेल के पहले ही माफी मांगना होगा। उन्होंने बोला था अभी जुलाई तक मेरा केस चल रहा है, वो तो पेंडिंग है, तो ऐसा क्यों मैं करूं? ये कोई कंडीशनल नहीं था कि माफी मांगोगी तो ही बेल होगा, लेकिन पुलिस ने तो जबरन बोला कि आप अगर करोगे नहीं तो आपको बाहर जाने देंगे नहीं। तो पहले उन्होंने मुझे बोला कि आप लिखो, क्योंकि वो लोग 4 लोग थे और मैं अकेली थी। अब अंदर में ना तो मेरे पास फोन है ना तो मेरे लोग हैं, तो मैं क्या करती। प्रियंका, पूरे मामले पे अगर नजर डाले तो एक आपने फोटो शेयर किया था जिसके बाद ये पूरा का पूरा प्रकरण हुआ। इस पूरे प्रकरण के ऊपर आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही एक फनी चीज किया गया मेरे साथ, और ये फनी जो जिन्होंने किया है मेरे साथ उनके लिए मुझे 5 दिन तो जेल काटना पड़ा। लेकिन इससे पता चलता है कि उन लोगों का डर कहाँ तक है कि एक छोटा सा पोस्ट के लिए जब मुझे जेल में डाल रहे बीजेपी कर रही हूँ बोल के, तो इसके मतलब समझ में आ रहा है कि उन लोगों का कुर्सी अब खत्म। सबको झूठे केस में फंसाया जा रहा है, जितने कर्मी है सबको मारा जा रहा है, सबका घर, हम लोग का और एक कर्मी है इंद्रो सेन, उनको अभी तक वो घर नहीं घुस पा रहे 1 तारीख से। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी करते, उनका घर तोड़ा गया है, टीएमसी के लोगों ने उनके घर में जाके अत्याचार किया है। क्यों? क्योंकि वो पार्टी करते इस वजह से। आप एक महिला है, क्या महिलाओं के लिए ये जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, सिक्योरिटी सेफ्टी है, ये बिगड़ती जा रही है? बहुत ज्यादा, क्योंकि जेल के अंदर अगर वोट अगर होना चाहिए ना, जेल के अंदर एक वोट करा लो, ममता बनर्जी खड़े खड़े हारेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।